कैनिस की चीख उभरी तो हमने चौंक कर उसे देखा। उसकी दहशतज़दा आवाजें मुसलसल सुनाई दे रही थी और दरख्तों की 2-3 शाखें उसके जिस्म से लिपट गई थी। यकीनी तौर पर ये खून आशाम दरख्त थे जिनके बारे में हमने पढ़ा जरूर था, मगर देखने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। उनकी शाखें हर जानदार को अपनी गिरफ्त में ले लेती और उसके बाद उसका खून चूस कर उसे फेंक देती। कैनिस उनकी गिरफ्त में फंस गई थी। हर चंद के मुझे मालूम हो चुका था कि उसका ताल्लुक उन खतरनाक लोगों से है जिन्हें स्टीफन ब्राकोडा का साथी कहा जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद इंसानी हमदर्दी मुझ पर गालिब आ गई। मैंने फुर्ती से अपना पिस्तौल निकाल कर दरख्त की शाखों पर फायर करना शुरू कर दिए, लेकिन मेरा निशाना कारगर साबित नहीं हो रहा था। उसी वक्त मैंने बर्ड को देखा जिसने एक लंबा चाकू निकाला और दीवानावार शाख की तरफ लपका। अकब से कुछ शाखें उसकी तरफ बढ़ीं और एक शाख ने उसकी टांग को गिरफ्त में ले लिया, लेकिन इस दौरान बर्ड उस दूसरी शाख को पकड़ चुका था जो कैनिस के गिर्द अपना दायरा तंग कर रही थी। बर्ड ने लंबे चाकू की मदद से शाख पर वार करना शुरू कर दिए, लेकिन शाखें बहुत सी थीं। एक के बाद दूसरी शाख कैनिस को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। दूसरी तरफ वो शाख भी अपना काम कर रही थी जिसने बर्ड की टांग को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, और अब अजीब सूरत हाल हो गई थी। एक शाख में कैनिस लटकी हुई थी और बर्ड उसे घसीट रहा था। उसके हाथ में कैनिस की टांग आ गई थी और दूसरी शाख बर्ड को अपनी जानिब घसीट रही थी। मैं इस मौके पर अपने आप को बाज न रख सका, चुनाचे मैंने भी एक लंबा चाकू लिया और शाखों की तरफ लपका। मैकनो अलबत्ता उसके करीब नहीं पहुंच सका था। शायद वो उस दरख्त से वाकिफ होने के बावजूद सबसे ज्यादा खौफजदा हो गया था, हालांकि वो ऐसी फितरत का मालिक नहीं था। एक दरख्त की शाख मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने अपने आप को उसकी गिरफ्त से बचा लिया और दूसरे लम्हे मैंने उस शाख को काट दिया जिसने बर्ड की पिंडली के गिर्द अहाता किया हुआ था। शाख से आजाद होने के बावजूद बर्ड ने कैनिस को नहीं छोड़ा और पै दर पै शाखों पर वार करने लगा। वो हर कीमत पर कैनिस को उन शाखों की जद से बचाना चाहता था और बिलाखिर वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। वो तमाम शाखें जो कैनिस के गिर्द लिपटी हुई थी बर्ड के चाकू से कट चुकी थी, लेकिन दूसरी शाखें कैनिस और बर्ड की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। इस मौके पर मैंने फुर्ती से काम लिया और दोनों को उन शाखों की जद से घसीट लिया। उसके बाद हम अपना सामान उठाकर सरपट भागे और घोड़ों के करीब पहुंचकर दम लिया जो यहाँ से मजीद चंद गज के फासले पर थे, और दरख्तों की शाखों की लंबाई इतनी नहीं थी कि हम उनकी रेंज में आते। कटी हुई दरख्त की शाखें अब भी कैनिस के गिर्द लिपटी हुई थी और कैनिस दीवानों की तरह चीख रही थी। चीखते चीखते दफतन उसकी आवाज एकदम बंद हो गई। शिद्दत खौफ से या तो उसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी या फिर वो बेहोश हो गई थी। हम उन शाखों को उसके जिस्म के गिर्द से हटाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सख्त गिरफ्त थी कि हमें शदीद हैरत हुई। बहर तौर हमने कैनिस को शाखों की गिरफ्त से आजाद कर लिया। दूसरी तरफ लिजी पागलों की तरह आंखें फाड़े सकते की सी कैफियत में उस मंजर को देख रही थी। अगर हम उसे घसीट कर शाखों की रेंज से बाहर न ले आते तो यकीनन वो भी शाखों की जद में आ गई होती। कैनिस को उठाकर घोड़ों से थोड़े फासले पर जमीन पर लिटा दिया गया और उसे होश में लाने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन काफी देर तक कैनिस होश में नहीं आई थी। हमने दरख्तों की शाखों की जद से ज्यादा फासला इख्तियार कर लिया और घोड़ों को भी वहां से खोलकर ज्यादा दूर ले आया गया ताकि ये खौफनाक दरख्त हम पर दोबारा हमलावर ना हो सके। लेकिन हमारी दहशत का आलम नाकाबिले बयान था। एक तरफ धमाके हो रहे थे, दूसरी तरफ खून आशाम दरख्तों के खौफ ने हमें पागल कर रखा था। अब तक के सहराए आजम के सफर के दौरान इससे ज्यादा खौफनाक लम्हात हमें पेश नहीं आए थे। बर्ड ने कैनिस की पेशानी पर कपड़ा भिगो कर फेरना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद बर्ड की आगोश ही में कैनिस को होश आ गया। उसने खौफजदा निगाहों से बर्ड के चेहरे को देखा और एक बार फिर उसके हलक से दिलदोज चीख निकली, लेकिन बर्ड ने उसके सर को अपने सीने से लगाकर भींच लिया था। बर्ड नर्म लहजे में कह रहा था, नहीं कैनिस नहीं, अब तुम उन आदमखोर दरख्तों की जद से दूर हो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम बच गई हो कैनिस। उसके अंदाज में एक अजीब सी मोहब्बत नुमाया थी। उस वक्त का बर्ड वो आवारा मिजाज शख्स नजर नहीं आ रहा था जो औरतों को देखकर पागल हो जाया करता था। उस वक्त उसके अंदाज में सिर्फ मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी नुमाया थी। कैनिस ने एक बार फिर आंखें खोली, बर्ड को देखती रही और फिर उसके सीने से लिपट गई। गालिबन उसे भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये बर्ड ही था जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जिंदगी बचाई थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। आतिशफशानी भी शायद कम हो गई थी क्योंकि फजा अब किसी हद तक साफ होती नजर आ रही थी। फिर आधी रात के चांद ने आसमान पर सर उभारा और आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता चला गया। माहौल रोशन हो गया था। बर्ड अभी तक कैनिस की तीमारदारी कर रहा था और लिजी फटी फटी आंखों से उस तमाम मंजर को देख रही थी। प्रोफेसर जोनाथन मैकनो और मैं एक जगह बैठे हुए थे। लिजी हमसे कुछ फासले पर थी। हमारे जहन अभी तक माऊफ से थे। अपने अपने तौर पर न जाने क्या क्या सोच रहे थे हम लोग। बहुत देर इसी खामोशी के आलम में हो गई।
फिर दफतन लिजी ने दोनों हाथों से चेहरा छुपा लिया और सिसकियां ले लेकर रोने लगी। हमने चौंक कर उसे देखा। हमारी निगाहें उसका जायजा लेती रहीं। वो रोती रही, खासी देर तक रोती रही और उसके बाद अपनी जगह से उठी और कैनिस के पास पहुंच गई। कैनिस मेरी बहन। उसने कैनिस को सीने से लिपटा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। कैनिस भी सिसकियां लेने लगी। फिर लिजी बर्ड की तरफ मुतवज्जे होकर बोली, मैंने देखा था तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी बहन की जान बचाई। बर्ड ने चहकते लहजे में कहा, वो कोई खास बात नहीं, ये सब कुछ तो करना ही था। अगर हम ये कोशिश न करते तो फिर और कौन करता। वो बोली, नहीं, लोग किसी के लिए अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालते। तुमने वो किया है जो मुझे पागल कर देने के लिए काफी है। मैं पागल हो गई हूँ। मिस्टर जॉनथन, मिस्टर एली, सुनो, इधर आओ, मेरे करीब आ जाओ। मैं जज्बाती हो गई हूँ। मेरी इस जज्बाती कैफियत से फायदा उठाओ। कहीं यूं ना हो कि कल जिंदगी का खौफ और कोई लालच मुझे दोबारा अपने ख्याल से मुनहरिफ कर दे। लिजी के अंदाज में एक अजीब सी कैफियत थी। जॉनथन जल्दी से खड़ा हो गया। मैं और मैकनो भी उसके करीब पहुंच गए। लिजी बदस्तूर कैनिस को सीने से लगाए हुए थी। लिजी बोली, तुम लोगों ने हमारे लिए अपनी जिंदगियां क्यों दांव पर लगाई? जॉनथन ने कहा, कैसी बातें कर रही हो लिजी, तुम सितम रसीदा हो। हम जिंदगी की कीमत पर तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ अपना फर्ज समझते हैं। वो बोली, और मैं तुम्हारे दुश्मनों की साथी हूँ। हम दोनों तुम्हारे दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं, समझे? हम दोनों स्टीफन ब्राकोडा के लिए काम कर रही हैं, जिसका कहना है कि तुम लोगों को या तो कहीं किसी जगह ठिकाने लगा दिया जाएगा या फिर तुम्हारी तमाम पोजीशन से उन लोगों को आगाह रखा जाए। ये देखो, ये ट्रांसमीटर है। इस ट्रांसमीटर पर हम उन्हें इत्तला दे रहे हैं कि अब तुम किस समत बढ़ रहे हो। तुम्हें शायद अब तक कैदी भी बना लिया जाता, लेकिन वो लोग भी ये बात नहीं जानते कि तुम्हारे अतराफ में कितने लोग तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। वो सिर्फ उनसे खौफजदा हैं, वरना तुम पर हाथ डाला जा चुका होता, समझे तुम? हम दोनों वो नहीं हैं जो तुम्हें बता चुके हैं। हमारा ताल्लुक बाकायदा एक गिरोह से है, समझे तुम? लिजी चीख चीख कर कहने लगी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी हिस्टेरिकल दौरे के ज़ेरे असर हो। जॉनथन सकते में रह गया था। मेरी कैफियत भी उससे मुख्तलिफ नहीं थी। बर्ड और मैकनो ताज्जुब से दोनों लड़कियों को देख रहे थे। कैनिस आहिस्ता से बोली, हाँ, ये हकीकत है। हम तो मर चुके हैं। कम से कम मैं तो मर चुकी हूँ। अगर मैं मर जाती तो मेरी बहन। वो लिजी की तरफ देखने लगी। लिजी ने कहा, नहीं कैनिस, तू मर जाती तो मैं एक लम्हे के लिए भी जिंदा न रहती। तू जानती है कि सिर्फ तेरी वजह से मैं इस लानत में गिरफ्तार हुई हूँ कैनिस। उसने एक बार फिर कैनिस को अपने सीने से लिपटा लिया। जॉनथन ने मानी खेज निगाहों से मुझे देखा और मैं गर्दन हिलाकर लिजी की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने लिजी से पूछा, स्टीफन ब्राकोडा हमारे कत्ल या गिरफ्तारी का ख्वाहिशमंद क्यों है लिजी? लिजी डुबडुबाई आंखों से मुझे देखती रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं ज़बान खोल चुकी हूँ, सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ तुम्हें तफसील से बता दूंगी, बेफिक्र रहो। अब हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। जिस तरह तुमने हमारी जिंदगियों की हिफाजत की है, उसी तरह हम पर भी फर्ज हो गया है कि हम तुम्हें हालात से गाफिल न रखें। प्रोफेसर जॉनथन बदस्तूर मुझे मानी खेज निगाहों से देख रहा था। मैंने उसे इशारा किया कि इस वक्त लिजी को कुछ बताने पर मजबूर न किया जाए, उसे आराम करने दिया जाए। चुनाचे हम उसकी खातिर मदारत में मसरूफ हो गए। हमने कैनिस को एक जगह लिटा दिया और उसकी हर तरह से देखभाल की जाने लगी। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही। चांद अपना सफर तय करके सुबह की किरणों से धुंधला गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैल गई। माहौल की वीरानी बड़ी दहशतनाक थी। थोड़े ही फासले पर वो खूना शाम दरख्त नजर आ रहे थे, जिनकी शाखें किसी भी जी रूह को देखकर उसकी तरफ लपकती थीं और आन की आन में हड्डियों का पिंजर बनाकर फेंक देती। हमने दिन की रोशनी में ऐसे ऐसे हौलनाक मनाजिर देखे कि दिल कांप उठा। छोटे छोटे खरगोश दौड़ लगाते आगे बढ़ते तो ये शाखें बआसानी उन्हें अपनी लपेट में ले लेती। जॉनथन ने बताया कि ये शाखें काफ़ी ताकतवर होती हैं और हमारा इनकी जद से बचकर निकल आना कमाल है। बाहर तो और हमने वो जगह छोड़ दी और कैनिस को तन्हा ही घोड़े पर बिठाकर घोड़ों की लगामें पकड़कर वहां से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद लिजी ने कहा, नहीं, ये रुख इख्तियार न करो, बाईं समत चलते रहो। यहाँ एक दर्रा है जिसमें बड़े साफ सुथरे गार हैं। अगर पनाह लेना चाहते हो तो वो गार महफूज तरीन है। लिजी की इस बात पर अमल किया गया। वैसे हमें इस बात पर हैरत हुई थी कि लिजी यहाँ के रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ है, जबकि हमारा ख्याल था कि आतिशफिशानी के खौफ से दहशतज़दा होकर हम जिस तरफ मुंह उठाकर भाग निकले हैं, उससे हमने रास्ता खो दिया है। हालांकि प्रोफेसर जॉनथन के पास ऐसे इंतजामात थे कि सही रास्ता इख्तियार किया जा सकता था, लेकिन अभी उसका मौका ही न मिला। कुछ देर के सफर के बाद हम उस दर्रे में पहुंच गए जिसकी निशानदही लिजी ने की थी। दर्रा ज्यादा वसी नहीं था, लेकिन उसकी चट्टानों में दहाने नजर आ रहे थे। लिजी ने खुद ही हमारी रहनुमाई एक दहाने की समत की।
اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک صاف اور کشادہ غار میں داخل ہو گئے۔ غار اتنا کشادہ تھا کہ ہم گھوڑوں کو بھی اندر لے جا سکتے تھے۔ چنانچہ اندر کا جائزہ لینے کے بعد ہم گھوڑوں کو بھی غار کے اندر لے آئے تاکہ وہ بیرونی خطرات سے بچے رہیں۔ پروفیسر جوناتھن ایک گوشہ منتخب کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے سامان سے پشت ٹکا لی تھی۔ تھکن اور جان لیوا واقعات نے در حقیقت ہمیں نڈھال کر دیا تھا اور اس وقت کسی ایسی ہی آرام گاہ کی ضرورت تھی۔ یہاں ہم باہر کے موسمی اثرات سے بھی محفوظ رہ سکتے تھے۔ لیزی مسلسل کینس کی دلجوئی کرتی جا رہی تھی۔ کینس اس واقعے سے بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گئی تھی اور اس دوران مسلسل خاموش رہی تھی۔ ہم سب بھی لیزی کی مدد کر رہے تھے۔ کینس کو ہر طرح کی تسلی اور دلاسے دیے جا رہے تھے۔ لیزی تھوڑی دیر کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، آپ لوگوں کو یقیناً اس بات پر حیرت ہوگی کہ میں نے اس درے اور اس غار کی نشاندہی کیسے کر دی۔ میں نے کہا، حیرت کی بات تو ہے لیزی، کیا تم صحرائے اعظم کے ان ویران علاقوں کے بارے میں اس قدر تفصیلات سے جانتی ہو؟ وہ بولی، ہاں، ہمیں اس پورے علاقے کو فلموں کی شکل میں دکھا کر ذہن نشین کرا دیا گیا ہے تاکہ کسی مرحلے پر ہم کسی جگہ راستہ نہ بھولیں۔ میں نے کہا، لیزی، تم نے کہا تھا کہ تم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرو گی۔ وہ بولی، ہاں، اب میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں۔ زندگی میں بہت کچھ کیا ہے میں نے۔ یہ میری سگی بہن ہے، یوں سمجھ لیجئے آپ کہ میں اس کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہوں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اسی کی حماقتیں تھیں جن کی وجہ سے میں اسٹیفن براکوڈا کے گروہ میں آنے پر مجبور ہوئی۔ یہ اپنے ایک بوائے فرینڈ کے فریب میں آ کر اپنے آپ کو برے راستے پر لگا چکی تھی اور اس طرح دلدل میں پھنس گئی تھی کہ اگر میں اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اس کی مدد نہ کرتی تو یقیناً یہ ایک دن زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی۔ میں نے اس کے مستقبل کی بقا کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی ان برائیوں میں گرفتار ہو جاؤں اور اس کے بعد اس کوشش میں مصروف رہوں کہ کسی وقت اسے ان کے چنگل سے نکال کر زندگی کے سیدھے راستے پر لگا دوں۔ اسے آپ ایک احمقانہ سوچ کہہ سکتے ہیں پروفیسر۔ اگر آپ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو اتنا اندازہ ضرور ہوگا کہ اس کے چنگل میں پھنس جانے کے بعد کسی شخص کا نکل جانا بہت مشکل ہے، لیکن اس کے قریب رہنے کے لیے میں اس کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ اور جب اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی تھی اور ایک شخص نے اسے بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی تو میں کس دل سے آپ لوگوں کو اسٹیفن براکوڈا کے عذاب میں گرفتار کرا دوں؟ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے کہ میں آپ کو تمام تفصیلات بتا دوں۔ آپ کو غالباً بنگانا کے علاقے میں دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد آپ نے جو سمت اختیار کی وہ اسٹیفن براکوڈا کی طرف ہی جاتی تھی، جبکہ اس سے پہلے لائن آف کروزل کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے صرف ایسے حصے میں گشت کرتے رہے ہیں جہاں انہیں سفر کے دوران کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کسی نے بھی اس سمت آنے کی کوشش نہیں کی۔ اسٹیفن براکوڈا نے جن لوگوں کو آپ کی ہلاکت کے لیے بھیجا تھا وہ قطعی اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آپ کے پاس اتنا خطرناک اسلحہ بھی موجود ہوگا۔ ان کا مقصد بھی آپ کو قتل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ آپ کو گھیر کر گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ انہیں دراصل یہ شبہ تھا کہ آپ چاروں ہی اس مہم کو سر کرنے نہ نکل کھڑے ہوئے ہوں گے بلکہ آپ کے اطراف میں اور بھی لوگ موجود ہوں گے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ آپ کے بارے میں پہلے مکمل معلومات حاصل کر لیں۔ میں نے کہا، لیزی، تم دونوں کو کس مشن پر بھیجا گیا تھا؟ بولی، ہمارے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی تھی کہ آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ وہ حملہ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں تھا۔ جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، وہ لوگ صرف آپ کو گھیر کر پکڑنے کی کوشش کرتے اور پھر کسی لمحے پر آپ کو آزادی بھی مل جاتی اور اس طرح ہماری پوزیشن بھی آپ کے درمیان مستحکم ہو جاتی۔ اس پہلو پر بھی غور کر لیا گیا تھا کہ آپ فوراً ہی ہماری باتوں سے متاثر ہو کر ہم پر اعتبار نہیں کریں گے اور اعتبار کے لیے ہمیں بھی آپ کے ساتھ وہی سزائیں بھگتنا پڑیں گی جو آپ لوگوں کو دی جاتی۔ یوں آپ ہم پر اعتماد کرنے لگتے اور ہم آپ کے پروگرام سے انہیں آگاہ کرتے رہتے۔ میں نے کہا، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ ہم وہی لوگ ہیں جو ہمیں سمجھا گیا ہے؟ وہ بولی، میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے بنگانا کے علاقے میں دیکھا گیا تھا اور بنگانا میں جو کچھ ہوا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیفن براکوڈا اس سے بے خبر ہے اور اس کی بنگانا اور دوسرے علاقوں پر مکمل نظر نہیں؟ میں نے کہا، شکریہ مس لیزی، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ کیا آپ ہمیں اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتی ہیں؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ معلومات آپ لوگوں کو فراہم کرنے کے بعد میرا مستقبل کیا ہوگا، لیکن اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں رہی۔ میں اس لمحے کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گی جب مسٹر برڈ پاگلوں کی طرح کینس کی جان بچانے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا بیٹھے تھے اور مسٹر ایلیاپ نے بھی ان کی مدد کی تھی۔ پھر میں کس دل سے آپ لوگوں کو موت کے منہ میں جھونک سکتی ہوں؟ میں نے نرم لہجے میں کہا، تو پھر ہمیں اسٹیفن براکوڈا کے متعلق بتائیے۔ وہ بولی، پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، کیا آپ اسٹیفن براکوڈا کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں؟ وہ بولی، ہاں، ہم پر بھروسہ کیا جاتا ہے اور ہم ان چند افراد میں سے ہیں جنہیں اسٹیفن براکوڈا کی قربت حاصل رہی ہے۔ میں نے پوچھا، اسٹیفن براکوڈا کہاں ہے؟
वो बोली, आप लोग अभी उससे बहुत फासले पर हैं। जिस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं उसके शुमाल मशरिक में तकरीबन 200 मील के फासले पर कबीला बोनिका आबाद है। ये अफ्रीका का साहिली इलाका है और ये कबीला साहिली कबाइल में से एक है। गो समंदर उससे काफी दूर है, लेकिन एक खाड़ी समंदर से निकलकर इस कबीले की पुश्त पर पहुंचती है और यही खाड़ी समंदर तक आने जाने का रास्ता है। खुश्की के रास्तों से सफर करते हुए आप इस खाड़ी तक नहीं पहुंच सकते तावक्ते के कबीला बोनिका से न गुजरें। कबीला बोनिका तक पहुंचने के लिए भी कोई आम रास्ता नहीं है। कई दीगर कबाइल से गुजरते हुए आप वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। यूं समझ लें कि यह कबीला समंदर की तरफ आखिरी आबादी है। मैं इस सिलसिले में भी आपकी मदद करूंगी और उस साहिली इलाके का मुकम्मल नक्शा आपकी रहनुमाई के लिए तैयार कर दूंगी। मैंने पूछा, स्टीफन ब्राकोडा मुस्तकिल कबीला बोनिका में ही रहता है? वो बोली, हाँ, वहाँ उसे बेशुमार सहूलतें हासिल हैं। वहां से उसका बैरूनी दुनिया से बराह रास्त राब्ता है। 2 आबदोज़ें जो स्टीफन ब्राकोडा की ज़ाती मिल्कियत हैं, खुले समंदर में उसके इशारे की मुंतज़िर रहती हैं। वो उनके जरिए बैरूनी दुनिया से ज़रूरत का सामान मंगवाता रहता है और बोनिका में उसने बहुत मजबूत कुव्वत हासिल कर ली है। स्टीफन ब्राकोडा बोनिका में एक रूहानी पेशवा की हैसियत से जाना जाता है और वहाँ का विच डॉक्टर है। कबीले के लोग, और सिर्फ बोनिका कबीले के ही नहीं बल्कि आसपास जितने छोटे छोटे कबाइल हैं, उनके रहने वाले स्टीफन ब्राकोडा को अपना रूहानी पेशवा समझते हैं और दिल से उसकी इज्जत करते हैं, उसे देवता की हैसियत देते हैं। स्टीफन ब्राकोडा ने बोनिका के वस्त में एक आतिशी बुत तामीर कराया है और उस बुत की करामात अफ्रीका ही के रहने वालों को क्या, मुहज़्ज़ब दुनिया के लोगों को भी वर्त हैरत में डाल सकती हैं। ब्राकोडा की खानकाह में हर मरज़ का इलाज मौजूद है। अफ्रीकी कबाइल अपने शदीद बीमार लोगों को वहाँ ले आते हैं और शिफायाब होकर जाते हैं। ब्राकोडा साइंसी ज़राए से उनका इलाज करता है। वो बहुत ज़हीन डॉक्टर और सर्जन है। इसके अलावा न जाने क्या क्या है। उसने वहाँ अपना सिक्का जमा लिया है और कबीले वालों पर अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली है कि अब उन्हें बहकाया भी नहीं जा सकता। इस तरह वो वहाँ कामयाबी से अपना काम जारी रखे हुए है। लाइन ऑफ क्रूजल उसके लिए एक चैलेंज है और वो उसे हर कीमत पर तबाह करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। छोटी छोटी जो कोशिशें वो मुख्तलिफ लोगों के ज़राए से कर रहा है वो शायद आपके इल्म में हो, लेकिन एक बड़ा मंसूबा ऐसा भी है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप लोगों को अभी कुछ नहीं पता होगा। जॉनथन के मुंह से बेसाख्ता निकला, वो क्या? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।